बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे। इस दौरान उत्तराखंड के विकास संबंधित कई विषय पर चर्चा भी हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। शिष्टाचार मुलाकात हुई है और इस दौरान कई विषय पर बातचीत भी हुई है। मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। देखिए ये मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है और इस दौरान किस तरह प्रदेश में विकास चल रहा है इसे लेकर भी वह प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए सीएम नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने पीएम से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में शांति ही और हरिद्वार गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर और चंपावत में शरारदा कॉरिडोर में मास्टर प्लान को लेकर भी बातचीत की है। ये मुलाकात हुई है। जानकारी आपको ये भी दे दें कि कई विषय पर किस तरह उत्तराखंड पर विकास हो रहा है, उन विषय पर लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान बातचीत भी की है। साल 2026 में होने जा रहे नंदा राजजात यात्रा पर 400 करोड़ से धनराशि केंद्र से उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया गया है। नंदा राजजात यात्रा का भी आमंत्रण दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। मंत्री सीआर पाटिल से विकास के विषय पर चर्चा भी हुई है। उत्तराखंड के विकास को गति प्रदान करने पर चर्चा हुई है। इस मुलाकात के दौरान 21 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर भी अनुरोध किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 21 जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर बातचीत हुई है। ये देखिए मुलाकात की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ बता दें कई योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी अनुरोध किया गया है। जल शक्ति मंत्री से मुलाकात हुई है। मंत्री सीआर पाटिल से विकास को लेकर तमाम विषय पर चर्चा करते हुए सीएम धामी नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी इस मुलाकात के दौरान बातचीत हुई है। तो मुलाकात के दौरान विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की गई है। जल शक्ति मंत्री से मिले हैं सीएम धामी। ये तस्वीरें मुलाकात की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब उत्तराखंड के स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक रोज प्रार्थना सभा में पढ़े जाएंगे। छात्रों को इसका वैज्ञानिक और नैतिक अर्थ भी सिखाया जाएगा। राजकीय विद्यालयों में अब प्रतिदिन प्रार्थना सभाओं में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे। इस श्लोक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में विद्यार्थियों को बताया भी जाएगा। प्रत्येक सप्ताह नैतिक व मूल्य आधारित शिक्षा के संबंधित श्लोक को सप्ताह में बच्चों को बताया भी जाएगा। विद्यालय के सूचना पट पर अर्थ सहित उसे लिखा भी जाएगा। शिक्षकों को यह जिम्मेदारी बाकायदा सौंपी गई है। तो अब उत्तराखंड के स्कूलों में गूंजेंगे श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक गूंजेंगे और प्रार्थना सभा में बच्चे ये श्लोक पढ़ते हुए भी नजर आएंगे और इसकी जिम्मेदारी जो है शिक्षकों को दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। तो प्रदेश में स्कूलों में गूंजेंगे गीता के श्लोक और बाकायदा बच्चों को गीता के श्लोक के अर्थ के बारे में बताया जाएगा। प्रार्थना सभा के दौरान बच्चे पढ़ेंगे और शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि श्लोक का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो बच्चों को समझाया जाए। उत्तराखंड में ऑपरेशन काले नीम जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन इस पर अब सियासत भी काफी तेज हो चुकी है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि अगर सरकार पाखंडी लोगों को बेनकाब कर रही है तो ये अच्छी पहल है, लेकिन बीजेपी को पहले अपनी पार्टी में बैठे उन काले नेमियों को पर कार्रवाई करनी चाहिए। और वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग महिला के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, युवाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, आगे उन्होंने कहा कि जब तक सत्ता पक्ष में बैठे दोषियों पर सख्ती नहीं होती तब तक ऑपरेशन सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऑपरेशन कालनेमी अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। कार्रवाई करते हुए साधु संतों के भेष में घूम रहे 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध जातीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें, गिरफ्तार ढोंगी बाबाओं में से 20 व्यक्ति अन्य राज्यों के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस द्वारा विकास नगर क्षेत्र में कारी अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके द्वारा जादू टोना भी किया जा रहा है और वो झाड़ फूंक का बहाना भी करता था और ऐसे ही बाबा बनने का दावा भी करता था। तो 29 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है और लगातार ऑपरेशन कालनेमी के तहत ये कार्रवाई प्रदेश में जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से है। शुभांशु शुक्ला की आज पृथ्वी पर वापसी होगी। सकुशल वापसी के लिए विशेष पूजा भी की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुभांशु शुक्ला की आज पृथ्वी पर वापसी होगी। सुरक्षित वापसी को लेकर विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने पूजा अर्चना की है। ये बड़ी जानकारी और बेसब्री से देखिए, पूरा देश जो है इंतजार कर रहा है। भारत इस वक्त इंतजार कर रहा है शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी को लेकर। विशेष पूजा अर्चना भी देखिए की जा रही है। हरिद्वार में ये पूजा अर्चना की गई है। सकुशल वापसी के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने ये पूजा अर्चना की है और जानकारी आपको ये भी दे दें कि जो आम लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थना भी साथ ही साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान कई ऐसी लैंडस्लाइड जोन हैं जहां पिछले कई सालों से ऐसी आपदा आती रही है जिसमें जान और माल दोनों को काफी नुकसान होता है। इन सब में सबसे ज्यादा घातक डेंजर जोन अगर कोई है तो वो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर है। सिबोरगढ़ लैंडस्लाइड जोन है जहां पिछले 60 सालों में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि इस लैंडस्लाइड जोन पर आज तक कोई भी ट्रीटमेंट कारगर साबित बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसके चलते प्रशासन ने सिबोरगढ़ लैंडस्लाइड जोन से पहले एक पुल बनाने का भी काम शुरू किया था, जो किसी तकनीकी वजह से बंद करना पड़ा है। जहां अब इस डेंजर जोन से पहले बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, जिससे बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर श्रद्धालुओं को आने जाने की सुविधा मिल सकेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हरेला पर्व पर देहरादून शहर को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार काम कर रहा है। देहरादून के मेयर सौरभ थपरियाल ने बताया है कि निगम क्षेत्र में 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हमें प्रत्येक वार्ड में किन स्थानों पर कितने पेड़ लगाने हैं, इस पर हम लगातार विचार कर रहे हैं। तो प्रदेश में रिकॉर्ड तो पौधारोपण भी किया जाएगा। निगम ने इस बार हरेला पर्व में एक बड़ी योजना नगर निगम ने द्वारा इस बार संचालित की जाएगी और इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पेड़ और हम सब पूरा निगम जो हमारा क्षेत्र है इसमें हम लोग लगाएं और उसके लिए हम लोग एक योजना तैयार कर रहे हैं। कहाँ पे किस प्रकार से किस अपने वार्ड में कितने पेड़ लगाए जाएंगे, उनके लिए क्या क्या स्थान होगा, एक बड़ी योजना इसलिए हम लोग बना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के 3 दिन बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची आयोग ने जारी की है। चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में पंचायत के 66,418 पदों के बदले 2019 में प्रत्याशियों के नाम वापस लिए हैं। ऐसे में अब 32,580 उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस आंकड़े के बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि अगर बाकी बचे पदों पर अगर नामांकन नहीं हुआ और किन्हीं कारणों से वहां पर चुनाव संपन्न नहीं हो रहा है, तो क्या प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनाव होने की संभावना पर पानी फिरेगा? देखिए, हमारे लिए ये पूरे उत्तराखंड के लिए जो भी जागरूक नागरिक सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर 50% अधिक अगर हमारी जो पंचायतें गठित नहीं होंगी तौर पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा, जो बड़ा गंभीर विषय है लोकतंत्र का। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, उन कारणों की भी छानबीन होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और सभी को अपने अपने स्तर पर उसकी छानबीन करनी भी चाहिए और वो जो गैप
बन रहा है पूरे पहाड़ में इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर, उसको भरने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा तो बड़ा विषय है, इस पर। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के तथाकथित सॉफ्टवेयर घोटाले की जांच न होने से नाराज छात्रों ने देहरादून में सांकेतिक शव यात्रा निकाली है। डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क से घंटाघर तक तकनीकी शिक्षा मंत्री और वीसी और एग्जाम कंट्रोलर के प्रतिनात्मक पुतलों का शव यात्रा निकाला है। और छात्रों ने आरोप लगाया है कि 6 महीने से आंदोलन करने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान सीएम आवास घेराव की भी चेतावनी हम देते हैं। तो छात्र जो है जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का ये भी कहना है कि हम सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। तो कई बार शिकायत करने के बाद कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद छात्रों ने शव यात्रा निकाली है। देखिए, शव यात्रा थी है 4 लोगों की थी मेन। एक हमारे यूटीयू के वाइस चांसलर ओमकार यादव, एक यूटीयू के एग्जाम कंट्रोलर वीके पटेल, एक तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल जी और एक शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा जी। इन चारों की इसलिए शव यात्रा निकाली गई क्योंकि बहुत पिछले 2-4 महीनों से जो है मैं यहाँ कंटिन्यू इसमें लगा हुआ हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ इसके खिलाफ। यूट्यूब में मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके रिजल्ट में गड़बड़ी कर दी जाती है। बच्चों की ज़बरदस्ती मतलब सारे आंसर सही होने के बावजूद उनकी बैक लगा दी जाती है ताकि उनसे 3-3 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये रीचेकिंग के नाम पे वसूले जाएं और फिर उसी आंसर शीट में उन्हें पास कर दिया जाता है। सिर्फ मतलब 3-4 हज़ार रुपये वसूलने के लिए उनकी बैक लगाई जाती है। फिर बच्चों को डिग्रियाँ गलत दी जाती है, जैसे कि मैंने बताया था प्रोविजनल ईयर में अलग ईयर है, ओरिजिनल डिग्री में। तो छात्रों ने जमकर प्रदर्शन भी किया है। और जानकारी आपको ये भी दे दें, सॉफ्टवेयर घोटाले मामले में जांच ना होने से काफ़ी नाराज छात्र नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि छात्रों द्वारा ये शव यात्रा निकाली गई। साथ ही साथ छात्रों ने ये भी कहा कि अगर समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो सीएम आवास का घेराव भी किया जाएगा। तो लंबे समय से कई बार इसकी शिकायत होने के बावजूद भी किसी भी तरह की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिससे छात्रों में गुस्सा जो है वो बढ़ता गया है। छात्रों ने कहा कि इसे लेकर कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और ये खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां जान माल का खतरा बने 35 गिरासू भवनों को हर हाल में जमींदोज किया जाएगा। इसके लिए विधिक राय लेकर रास्ता निकाला जाएगा। ये बात नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कही है। प्रशासनिक प्रमुख ने कहा है कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें अदालत की शरण लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गिरास भवनों के मामले में नगर निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। नगर निगम अब अदालत के माध्यम से ही इन भवनों को गिराने का रास्ता निकालेगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। कि जो भी इस प्रकार के आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कि जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने के कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है। और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितने भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि ना हो इसके व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। मानसून सीजन में प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। और साथ ही साथ बता दें, कई जिलों में येलो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों को सचेत रहने की अपील भी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड के सभी जनपदों पर अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और वहीं देहरादून में बारिश झमाझम होगी, इसे लेकर पहले ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तो बारिश का दौर लगातार जारी है। और आपको ये भी बता दें, जायज़ा लेने ग्राउंड ज़ीरो पर एसएसपी भी उतरे और मौसम विभाग ने ये भी जताया है कि गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हो सकती है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मद्रासी कॉलोनी और ब्रह्मपुरी क्षेत्र का भ्रमण कर
नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला सभी प्रदेशवासियों को हरियाली का संदेश देने के लिए उद्यान और कृषि विभाग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के उद्यान और ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमने उद्यान विभाग की तरफ से प्रदेश भर में 15 लाख फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। वहीं ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। तो प्रदेशवासियों को हरियाली का बाकायदा एक संदेश दिया जाएगा और प्रदेश भर में 15 लाख फलदार पेड़ लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। फलदार वृक्ष लगाने का हॉर्टिकल्चर के माध्यम से रखा है। इसी प्रकार आज मैंने ग्राम विकास के माध्यम से भी वृक्षारोपण होता है। हमने उनसे भी कहा है कि जो पिछली बार हमने 8 लाख वृक्ष लगाए थे उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए और अधिकतर बारी कोशिश होनी चाहिए कि फलदार वृक्ष हम लगाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर उत्तराखंड के स्कूलों में अब श्री भागवत गीता की पढ़ाई की जाएगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे लेकर राज्य में सांस्कृतिक से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उत्तराखंड देवभूमि और यहाँ की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये संकल्प शुरू किया है। उन्होंने कहा भावी पीढ़ी उत्तराखंड की परंपरा, आस्था और इतिहास को नजदीकी से समझेगी। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, धर्म स्थली है और हमारी जो संस्कृति कहती है वो बच्चों को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है बच्चों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से सभी जितने हमारे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं और शुरू से उनका एक संकल्प था कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बच्चों को जानना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के इस इतिहास को जानना चाहिए और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सारी चीजों का ज्ञान रखेगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हमारी संस्कृति धीरे धीरे जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो लुप्त होती जा रही है, तो उस चीज को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये पहल बहुत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में गौचर क्षेत्र में पनाई गांव में देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां 5 बच्चे एक बरसाती गदेरे में बह गए हैं। एसडीएफ की टीम समय रहते ही तीनों बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, जबकि 2 बच्चों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया है। गंभीर स्थिति होने के बाद बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी गौचर को सूचना मिली थी और मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। टीम ने तत्काल भाव से तुरंत ही रेस्क्यू अभियान चलाया और तीनों बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे नहीं बचाए जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुडंग करने वाले कांवड़ियों पर देर रात मंगलौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कांवड़ियों को स्कॉर्पियो की टक्कर लगने पर तोड़फोड़ करने वाले 3 हुडंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर पुलिस नजर आ रही है। कोई भी अगर हुडंगबाजी करने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अरशद हुसैन ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, अब 3 को हिरासत में लिया गया है। जी सिमरन, ये देर रात का मामला है जब एक स्कॉर्पियो में जी हुड़दंगी कावड़ियों ने हमला कर दिया और उसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके चलते मंगलौर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर ली। ठीक है, और मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं एक और जहाँ प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी की गई है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, और वैसे ही कुछ ऐसी भी तस्वीरें नज़र आ रही हैं जहाँ कांवड़िए ही लोगों से उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी 3 को गिरफ्तार किया गया है और आगे आने वाले दिनों पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ इन्हें हिदायत दिया जा रहा है?
देखिए, कहीं ना कहीं इस बार जो है कांवड़ के हुड़दंग को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगर बात करें, अब से पहले भी कई जो है कांवड़िए इस तरह का कार्य करते हुए जेल भेजे जा चुके हैं और वहीं प्रशासन का पूरी तरह से सख्त आदेश है कि अगर कोई भी कांवड़िया इस तरह का जो है हुड़दंग उतारता हुआ नजर आए तो उसे तुरंत जेल भेजा जाएगा और किसी तरह की लापरवाही इस मामले में नहीं बरती जाएगी। बिल्कुल, किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सीएम धामी ने पहले ही कहा है। अरशद, आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा, क्या है ये पूरा मामला, क्यों ये कांवड़िए जो है इन लोगों ने उत्पात मचाया, तोड़फोड़ भी इन लोगों ने की? देखिए, मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला था जहाँ पर एक स्कॉर्पियो, हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो थी और ये वहां से जा रही थी। तो इसी के चलते कांवड़े को आरोप है कि उनकी कांवड़ से गाड़ी टकरा दी, जिसको लेकर उन्होंने हुड़दंग मचा दिया और उसके बाद लाठी डंडों से पीट कर इस गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। तो इस मामले में लेकर मंगलौर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लालकुआं से है, जहां केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन ने टाटा रेंज में वन क्षेत्र में हरेला पर्व पर पौधारोपण का कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने की तैयारी शुरू कर दी है। कार्यक्रम में उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया और डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी उमेश चंद्र तिवारी सहित कई समाज सेवी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको जानकारी दे दें, कार्यक्रम में पहले दिन लगभग 500 पौधे रोपे गए हैं। इसके अलावा पूरे महीने लगभग 3 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो पहले दिन 500 पौधे रोपे गए हैं, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है वो 3 लाख बताया जा रहा है। 3 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हरेला पर्व पर पौधारोपण की भव्य तैयारी चल रही है। पर्व मनाया जा रहा है और अब की बार हम 16 तारीख को एक भव्य आयोजन कर रहे हैं टांडा रेंज में, जिसमें माननीय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और जिले के वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। हमारे प्रभागी महोदय के निर्देशन में ये पूरा हरेला कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होगा। हरेला का पूरा सावन का महीना हम इसको वृक्षारोपण कार्यक्रम के रूप में लेते हैं और ये बृहद रूप से वृक्षारोपण हम कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है 500 पौध उस दिन लगाएंगे और उसके बाद पूरे माह हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे। खबर रुड़की से है। रुड़की में एसएसपी ने डीजे बजाने को लेकर सभी डीजे संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डीजे संचालकों के द्वारा उल्लंघन करने पर उन पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। उसके साथ साथ आयोजक समिति को जिम्मेदार सदस्यों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। जानकारी आपको ये भी दे दें, कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक अवरोध की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए ये नोटिस जारी किया गया है। इधर डीजे कसाना के मालिक उमेश कुमार को भी नोटिस पढ़कर सुनाया भी गया है और साथ ही साथ उनसे कहा भी गया है कि गाइडलाइन का पालन आप सभी को करना होगा। हरिद्वार कांवड़ मेले में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले साल हमारे यहाँ पिछले से साल 2023 और 24 में हरिद्वार में कांवड़ में गानों को लेकर और डीजे के कुछ हमारे यहाँ बलवे हुए थे, जिसमें मारपीट हुई थी, झगड़े हुए थे, कुछ डीजे टूटे भी थे। आप लोगों को आपको जानकारी होगी। तो इस बार गाइडलाइन बनी है, इसमें सिर्फ इसलिए कि शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का व्यवस्था है। मैं एक बारी गाइडलाइन पढ़ के आपको सुना भी दे रहा हूँ, आपको बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी डीजे वालों के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए आप औरों को भी संतुलित करेंगे। क्या डीजे जो भी होंगे, जो भी स्वामी होंगे, संचालक होंगे, वो सबसे जो मेन चीज़ है साइज का, कि बॉडी के बाहर नहीं होंगे। फिर भी अगर 12 फीट और 16 फीट, 12 फीट 10 फीट हाइट और 12 फीट चौड़ाई, इसी में रहेंगे सभी डीजे। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून समेत नैनीताल, बागेश्वर जिले में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने के आसार जताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में की बात करें तो प्रदेश भर में 19 जुलाई तक तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।